नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद बंगाल विभाजन से बनने वाला कोई एक प्रश्न भी आपकी परीक्षा में नहीं छूट पाएगा। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन को और स्वदेशी आंदोलन को हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख लेते हैं, जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय पर हमारे देश की आबादी 40 करोड़ थी और उस 40 करोड़ में से अगर केवल बंगाल की आबादी की बात करते हैं तो केवल 8 करोड़ जो है बंगाल की आबादी थी। यहाँ पर हम मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इस एरिया की बात करते हैं तो ये पश्चिमी बंगाल और यहाँ पर ये पूर्वी बंगाल का एरिया था। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते तो यहाँ पर आबादी 5 करोड़ थी और पूर्वी बंगाल में 3 करोड़ की आबादी थी। कुल मिलाकर यहाँ की आबादी 8 करोड़ थी और इन 5 करोड़ में 1 करोड़ की आबादी जो थी वो 1 करोड़ की आबादी मुस्लिमों की थी और इन 3 करोड़ में जो है मुस्लिमों की आबादी अधिक थी। इसमें लगभग 2 करोड़ या 1.8 करोड़ जो है मुस्लिम आबादी थी। तो इस प्रकार से धर्म के नाम पर इसका विभाजन किया जा रहा था। इस बात को हम पूरे विस्तार से समझने के लिए आपको इस क्लास के अंत तक जरूर बना रहना है। तो किस प्रकार से बंगाल विभाजन किया गया और उसको रद्द कैसे किया गया, इन सब के बारे में हम क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई सन 1905 को इसकी घोषणा की गई। जी हाँ, और यहाँ पर बंगाल विभाजन को जब लागू किया गया तो 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, आपकी परीक्षा में बार बार मालूम कर ली जाती है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो 20 जुलाई सन 1905 को और लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। अगर यहाँ पर इसके प्रस्ताव की बात करते हैं तो इसका प्रस्ताव कौन लाया था? इसका प्रस्ताव एंड्रयू फ्रेजर, आप लोगों को याद रखना है, एंड्रयू फ्रेजर के प्रस्ताव से ही बंगाल विभाजन किया गया था। अगर इसके दिमाग की उपज की बात करते हैं तो ये किसके दिमाग की उपज था? तो बैडरबर्न के दिमाग की उपज था। और यहाँ पर इस समय पर राज्य सचिव कौन थे? रिजले जो है यहाँ के राज्य सचिव थे और वायसराय जो था यहाँ पर वो कर्जन जो है इस समय पर वायसराय था। अगर इसमें लक्ष्य की बात करते हैं कि बंगाल विभाजन का टारगेट क्या था या लक्ष्य क्या था, तो सांप्रदायिकता को जन्म देना इसका एक लक्ष्य था। सांप्रदायिकता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब एक धार्मिक या सांस्कृतिक और भाषाई समूह या समुदाय समझ बूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता बोलते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हम आसान भाषा में बात करते हैं, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अलग मानकर उसको प्राथमिकता देने लगे तो उसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सांप्रदायिकता को जन्म देना कि हिंदू मुस्लिम अलग है या किसी भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर बांटना, इसका ये टारगेट था। नेक्स्ट यहाँ पर है 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन किया गया तो इसको बंगाल के शोक के रूप में बनाया गया कि बंगाल का शोक दिवस आप लोगों से मालूम किया जाता है तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन को हम राखी दिवस के रूप में ही मनाते हैं। राखी दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया था और वंदे मातरम गाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनाल बंगला जो कि बंगाल के लिए गाया था, वर्तमान में यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी है, आमार सोनाल बंगला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है बंगाल विभाजन के विरोध में। जी हाँ दोस्तों, जब बंगाल विभाजन हुआ तो जगह जगह पर इसका विरोध भी होना शुरू हुआ। तो इसके विरोध में 7 अगस्त सन 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई और वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया। दोस्तों, ये स्वदेशी आंदोलन क्या था, आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्वदेशी आंदोलन, अगर इसके हम नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है इसके नेतृत्व कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन क्या था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन यह था कि अंग्रेजी वस्तुएं जो थी, जो विदेशी वस्तुएं थी, उन सब का बहिष्कार करके स्वदेशी या अपने देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं को जैसे नमक, वस्त्र, शिक्षा, चीनी और आदि, इन सबको बहिष्कृत किया गया और जो हमारे स्वदेशी चीज़ें थीं, जो स्वदेशी वस्तुएं थीं, उन सबको इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का सुझाव किसने दिया था? कृष्ण कुमार मिश्र ने इसका सुझाव दिया था और स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की गई स्वदेशी आंदोलन के तहत, जिसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की। और यहाँ पर डॉन सोसाइटी की स्थापना जो कि शिक्षा के लिए संबंधित थी, सतीश मुखर्जी ने इसकी स्थापना की थी। और फिर उसके बाद रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई जो कि 1905 में स्थापना की गई थी कोलकाता में। यहाँ पर बंगाल विभाजन के बाद यह पहला स्वदेशी कॉलेज था जिसकी स्थापना की गई थी। आप लोगों को याद कर लेना है, रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना 1905 में कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बंगाल विभाजन के चलते हुए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई जो कि 1906 में की गई थी और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना भी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तहत की गई थी। और बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए दोस्तों, जब जगह जगह पर बंगाल विभाजन का विरोध होने लगा तो इसका दमन करने के लिए
कार्लाइल को नियुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसको दमन करने के लिए अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार की तरफ से कार्लाइल को नियुक्त किया गया कि जहाँ जहाँ पर जो बंगाल का विभाजन हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है, उसका दमन किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था। तो दोस्तों मुस्लिम लीग के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। या मुस्लिम लीग 1906 में एक संगठन था, जो मुसलमानों का एक संगठन था, वो 1906 में बना था, जो कि 30 दिसंबर 1906 को बंगाल के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय पर अगर वायसराय की हम बात करते हैं तो लॉर्ड मिंटो जो है उस समय पर वायसराय थे, और मिंटो को ही हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिंटो को हम सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं। अगर इसके संस्थापक की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खान और इसके पहले अध्यक्ष बकर मुश्ताक हुसैन थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, आप लोगों को याद रख लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया सन 1911 में। जब अधिक विरोध होने लगा तो इसको रद्द करना पड़ा, और यहाँ पर 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया जा रहा था। उस समय पर अगर वायसराय की बात करते हैं तो हार्डिंग द्वितीय जो है इस समय पर वायसराय थे। तीसरे दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई, और सन 1912 में दिल्ली को राजधानी भी बना दिया गया। दोस्तों बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है कि दिल्ली और नई दिल्ली के अंतर में। अगर यहाँ पर नई दिल्ली शहर की बात करते हैं तो 1927 में नई दिल्ली शहर को बसाया गया, और इसको जो वर्तमान में राजधानी नई दिल्ली है, इसकी राजधानी कब बनी थी? सन 1931 में यह राजधानी बनी थी। लेकिन अगर दिल्ली की बात करते हैं तो 1912 में राजधानी बनी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परीक्षा में बार बार ये प्रश्न जरूर आता है, और 100% आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, तो आप लोगों को इस पॉइंट को याद कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना है और लाइक भी जरूर करना है। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको सब्सक्राइब भी आप लोगों को कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।